जब एक पार्टनर फर्म में आता है तो क्या क्या करना पड़ता है? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई छेड़छाड़ होती है? और क्या क्या काम है जो नए पार्टनर के आने से, यानी जब पार्टनर किसी चलती हुई फर्म से जुड़ना चाहता है तो क्या क्या करना पड़ता है? चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप के चैप्टर से ये टॉपिक है। मेरा नाम है आयुष मोदी और आप देख रहे हैं यूनिक लर्निंग। लेट्स स्टार्ट। तो जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो हम लोगों को कई सारे काम करने पड़ते हैं। अगर मोटा मोटी बात की जाए तो कुल मिलाकर 5 काम ऐसे हैं जो हमें करना पड़ता है। उन्हीं 5 कामों पर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। लेकिन आपको ना तो इन कामों को याद करना है और ना ही आपको इन कामों को करने का जो सीक्वेंस है, क्रम, वो याद करना है। क्योंकि जब भी आप कोई काम करेंगे तो उससे पहले आप ज़रूरत महसूस करेंगे। मतलब हमारा काम है ज़रूरत पैदा करना और उसके बाद जो काम करना है वो बड़ा आसान है, कोई भी कर सकता है। और ज़रूरत पड़ने पे जब आप कोई काम करते हैं तो उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको करना क्या है? आपको सामने से पार्टिसिपेट करना है। आप ये सोचिए, यू हैव टू एज्यूम कि आप किसी फर्म के पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर, मतलब कि बूढ़ा पार्टनर नहीं, पुराना पार्टनर। एक नया पार्टनर, एक नया आदमी जब आपको अप्रोच करता है कि भैया हम भी साथ में काम करना चाहते हैं, तो क्या बातचीत होती होगी दोनों में, बस यही आज का हमारा चर्चा है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विचार कमेंट में लिखने हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं कि अगर आप कोई ओल्ड पार्टनर हो और नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है तो आप आखिर करेंगे क्या, आप क्या बातचीत उससे करेंगे। फ़िलहाल हम अपना विचार अभी आपके सामने रख देते हैं। क्या बातचीत होगी साहब? सबसे पहले बातचीत आपस में होगी। यानी कि नया आदमी आ रहा है, एटलीस्ट हम ये तो तय करें कि आएगा भी कि नहीं आएगा। मतलब कि पुराने पार्टनर सबसे पहले ये निर्णय लेते हैं कि नए पार्टनर को अलाउ करना है कि नहीं अलाउ करना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक भूमि है और इस पे कोई तितली आकर बैठना चाहती है। आप ये तय करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या ये तितली इस ज़मीन पर बैठे या नहीं। अगर तो नहीं तो आप इसको पहले ही उड़ा दीजिए, तो ये चैप्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये तय करते हैं कि भाई नया पार्टनर है, आने दो, तो फिर ये सिलसिला, ये जो केस है, ये बन जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का। क्लियर है? सबसे पहली बातचीत जो होगी वो होगी कि भैया तुम किस आशा से आए हो। अभी तक में जो प्रॉफिट हो रहा था वो हम लोग 1:1 यानी कि इक्वली बांट रहे थे। तुम किस आशा से आए हो, मतलब कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें से तुम कितना लेना चाहते हो, कितना रखना चाहते हो। तो हमारा पहला काम भी यही है। देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर रेशियो 2 हो, फॉर एग्जांपल 1:1, 2:3, 5:4, एनीथिंग, तो ये 2 पार्टनर्स में तो बांटा जा सकता है, लेकिन 3 पार्टनर्स में बांटा नहीं जा सकता। क्या नया PSR निकालने की ज़रूरत है? जब नए पार्टनर का एडमिशन हो जाता है उसके बाद क्या नया PSR निकालने की ज़रूरत है? जी हाँ, नया PSR निकालने की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग सबसे पहला काम अगर कुछ करते हैं तो वो न्यू PSR निकालने का काम। ये तो टॉपिक है, इसके अंदर अब कुछ बातें हैं जो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसमें से सारे लोग रखेंगे। सपोज़ अगर ये नया पार्टनर नहीं आया होता, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होता कौन रखता? ऑब्वियसली पुराने पार्टनर्स रखते हैं, सारा का सारा। तो नए पार्टनर के आ जाने से पुराने पार्टनर को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये सेक्रीफाइस का स्टाइल आपके बुक में दिया होगा, अगर आपने इस चैप्टर को किसी बुक में पढ़ा होगा। वो सेक्रीफाइस का जो स्टाइल है वो सारे पार्टनर्स में आपस में मिल करके तय किया जाता।
कई सारे केसेस बन सकते हैं। पहला केस, आने वाले पार्टनर को पुराने पार्टनर्स इक्वल देंगे। अगर नया पार्टनर 1000 रुपया के लिए आया है तो पुराने पार्टनर्स उसे, अगर 2 पार्टनर्स हैं पुराने, तो दोनों उसे 500-500 रुपये देंगे, यानी कि इक्वल। ये था पहला केस। दूसरा केस, हो सकता है कि पुराने पार्टनर्स किसी खास रेशियो को तय करें कि भैया हम इतना देंगे, तुम इतना देना, और दोनों मिलके नए वाले का हिस्सा बन जाएगा। ये सेकंड केस था। तीसरा केस क्या हो सकता है कि अगर कुछ ना लिखा हो, नथिंग इज़ रिटन, तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि जो आने वाला पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से उनके पीएसआर के बराबर ही पैसा मांग लेगा, यानी उनके पीएसआर में ही हिस्सा मांग लेगा। यानी पहले से अगर पार्टनर्स 1:2 में प्रॉफिट को बांटते आए हैं, तो नया वाला पार्टनर आने के बाद जितना हिस्सा लेगा उसको पुराने पार्टनर्स 1:2 में ही प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो ये तीसरा एजम्पशन सबसे बेस्ट है जो कि आपको मानना है। इसके अलावा भी कोई एजम्पशन आप मान सकते हैं, बट उसके लिए आपको नोट में नीचे प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं। लेकिन बेस्ट रिकमेंडेड जो एजम्पशन है वो तीसरा एजम्पशन है कि आप ये मान ले कि जो नया पार्टनर है उसे पुराने पार्टनर्स अपने पीएसआर में ही रेशियो, अपने पीएसआर में ही प्रॉफिट को दे रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो जिस भी रेशियो में, वैसे तो केसेस और भी कई हो सकते हैं, जो भी रेशियो आपके क्वेश्चन में लिखेगा उस हिसाब से आप इसको बनाएंगे। तो बात क्या बनती है? बात ये बनती है कि नया पार्टनर कुछ ना कुछ गेन करेगा और पुराने पार्टनर्स कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स कुछ सेक्रीफाइस करते हैं उसको कहा जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमारा दूसरा काम ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालना। क्या इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो का बहुत काम है? हाँ जी, बहुत काम है। इसके बाद में जितना भी काम आप करते जाएंगे आप पाएंगे कि सब में सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज़ हो रहा। देखिए साहब, अगर एक रोटी है उसको पहले 2 लोग खा रहे थे, अब 3 लोग खाना चाहते हैं, तो क्या जो 2 लोग खा रहे थे उसको कुछ निवाला, अपना कुछ निवाला नए वाले को देना पड़ेगा? जी हाँ, देना पड़ेगा। वही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और नए वाले को जो मिलेगा वो उसके लिए गेन कहलाएगा। अच्छा, ऐसा भी संभव है कि जो पुराना पार्टनर है वो कहेगा कि कम तो छोड़ो, हम तो और ज़्यादा खाएंगे, अब मतलब उसी रोटी में से अब हम और ज़्यादा खाएंगे। तब क्या होगा? तब नया वाला भी पार्टनर गेन करेगा और पुराना वाला भी कोई एक पार्टनर गेन करेगा। या अगर पहले से 3-4 पार्टनर्स हैं तो उसमें से कोई भी गेन कर सकता, एक से ज़्यादा भी गेन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि नया पीएसआर क्या है। तो उस केस में जब गेन करने वाले लोग एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो और इसके साथ साथ गेनिंग रेशियो। ये भी आपको आगे एज ए एप्लीकेशन काम आता रहेगा। तो ये था हमारा सबसे पहला चर्चा। अच्छा, अब जो है आप नए वाले पार्टनर से और क्या बातचीत करेंगे? आपने अभी तक कमेंट में लिखा नहीं है, नए वाले पार्टनर से और क्या बातचीत करेंगे। देखो साहब, जब ये तय हो गया कि नया पार्टनर लेगा कितना, अब इस बारे में बात होगी कि वो लाएगा कितना। यानी कि हम उसको कहेंगे कि भैया घर से निकलना तो इतना पैसा ज़रूर जेब में रख लेना। मतलब कि अब इस बारे में तय हो रहा है कि नया पार्टनर फर्म में कितना पैसा लेके आएगा। देखिए साहब, आपने 15-20 साल लगा के अपना टर्नओवर 50 करोड़ तक किया है, अपनी फर्म का टर्नओवर 50 करोड़ तक लाया है। क्या कल को कोई भी 1-1.5 लाख रुपया लाए और कहे कि कल से हम भी पार्टनर बनेंगे? विल यू अलाउ? नहीं, वी विल नॉट अलाउ। यानी कि हम एक रकम तय करते हैं कि देखो इतना तो लाना ही पड़ेगा, इतना तो लाना ही पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, इस चर्चा को यहाँ पे रोकते हैं, इस बातचीत को यहाँ पे रोकते हैं
और हम लोग सेकेंड ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला ट्रीटमेंट था न्यू पीएसआर, सेकेंड ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे से घुमा के कनेक्ट करेंगे, बने रहिएगा। जो सेकेंड काम हमें करना है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? डाउट है तो कमेंट कीजिए। ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है इसे समझते हैं। ये तो टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी कुछ है। देखिए साहब, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो पुराने पार्टनर की रोटी खाता है, यानी पुराने पार्टनर की रोटी में से खाता है, उसकी थाली में बैठ के। मतलब कि जब भी फर्म में नया पार्टनर आएगा पुराने वाले को कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ेगा। हो सकता है सारे लोग ना दें, लेकिन किसी को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पुराने वाले पार्टनर बलिदान नहीं देते हैं तो नए वाले पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अगर बात आपको समझ में आ रही है तो आप ये बताइए कि क्या पुराने वाले पार्टनर्स ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल रखा? नहीं, उन्होंने एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन खोला, यानी कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना। एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे मंदिर है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड करना। ऑल्दो दे अर्न मनी बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड एजुकेशन। तो पार्टनरशिप फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी। तो फिर पुराने वाले पार्टनर्स भला क्यों बलिदान देने लगें? क्योंकि सिर्फ नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने वाले बलिदान क्यों देंगे? तो इस बलिदान के लिए क्या पुराने वाले पार्टनर्स नए वाले पार्टनर को मना कर सकते हैं कि भैया हमको नहीं करना है पार्टनरशिप, तुमको आने की ज़रूरत नहीं है? पुराना वाला पार्टनर क्या बोलेगा? वो कहेगा कि रुकिए भैया, आप तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। अरे हम कह रहे हैं कि हम घर से जो लेके आएंगे कुछ एक्स्ट्रा लेके आएंगे, यानी कि हम घर से जो पैसा लेके आएंगे उसमें उतना एक्स्ट्रा लेके आएंगे जितना आपको नुकसान होगा मेरे आने से। फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। अगर नया पार्टनर नहीं होता तो सब पुराना पार्टनर मिलके खा जाता, पुराने पार्टनर्स मिलके खा जाते हैं। क्योंकि नया वाला अब आ गया है तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो सारे मिलके खाएंगे, इंक्लूडिंग न्यू वन। उसके कारण पुराने वाले पार्टनर्स को नुकसान होगा और एग्जैक्टली उतना ही नुकसान नया वाला पार्टनर पुराने वाले को कॉम्पेंसेट करेगा। इस कॉम्पेंसेशन को हम लोग गुडविल के नाम से बुलाते हैं। क्लियर है बात? तो यानी कि जो सेकेंड ट्रीटमेंट हमारा है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो बातें हमने पहले छोड़ी थी क्या वो कनेक्ट हो गई आके यहाँ पे? मतलब कि हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर आने वाला जो पार्टनर है वो कितना लेके आएगा अपने घर से। तो क्या ये बात अब तय हो गई कि आने वाला पार्टनर जो है कितना लेके आएगा? मतलब कि हम उससे बात कर लेंगे क्लियर कट कि देखो भैया इतना कैपिटल तो तुमको लेके आना ही है, उसके अलावा में जो हमको नुकसान झेलना पड़ेगा तुम्हारे कारण, तुमको जो प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा नुकसान है, उतना तुम और लेके आओ। और वो किस नाम से रिकॉर्ड होता है? गुडविल के नाम से। तो हमारा सेकेंड ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बताइए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा यहाँ तक तो। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर में और अभी कई सारा बात है। वो जो कई सारा बात है वो पेमेंट करने के स्टाइल पे बेस्ड है। समझे बात को? देखिए मेरे साथ। सबसे पहले जो पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा हो सकता है वो पार्टनर ओल्ड वाले पार्टनर को इसका पैसा यानी गुडविल का पैसा प्राइवेटली दे दे, यानी घर पे चाय पानी पीते वक्त ही वो पैसा दे दे कि लो पकड़ो अपना पैसा। यही ना नुकसान होगा, लो पकड़ो ये वाला पैसा। यानी कि पहला केस है व्हेन गुडविल इज पेड क्या? प्राइवेटली। जल्दी से सब लोग एंट्री बताइए कि एंट्री क्या होगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि
कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज़ है, एक नहीं है, अलग अलग है। बिजनेसमैन के साथ कुछ हो, कुछ भी, मरे जिए कोई मतलब नहीं। रिकॉर्ड करना है क्या, जर्नल एंट्री लगानी है क्या, नहीं। बिजनेस के साथ कुछ हो, एंट्री करना पड़ेगा क्या, द आंसर इज येस। यानी कि जब भी एंट्री पास कीजिए, बिजनेस के डब्बे में बैठ जाइए, सिट इन द बॉक्स ऑफ बिजनेस एंड स्टार्ट थिंकिंग कि आखिर बिजनेस के साथ हुआ क्या है। क्या यही तरीका है जर्नल एंट्री लगाने का? यहाँ पे बिजनेस के साथ कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। उनको, ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का पैसा प्राइवेटली दिया गया, उनके घर पे दिया गया। वो पैसा हमारे बिजनेस के गले में नहीं आएगा, उनको अलग से दे दिया गया। क्या एंट्री करेंगे? नो एंट्री, नो एंट्री। अब जो सेकंड केस हमारे पास आएगा वो क्या होगा? वो होगा कि व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश या फिर थ्रू चेक एंड मनी इज रिटेन्ड इन बिजनेस। रिटेन्ड का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे, रिटेन्ड इन बिजनेस। रिटेन्ड का मतलब होता है कि बिजनेस में ये गुडविल का पैसा आ रहा है और वो बिजनेस में ही रह जा रहा है। हो सकता है वो लोग ये डिसाइड करते कि भाई इस पैसे को जेब में रख लो और घर ले चलो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो गुडविल का पैसा आ रहा है वो यहीं पे रह रहा है। क्या होगा उसके लिए एंट्री? देखिए साहब, सबसे पहले जो पैसा आएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी आने वाला पार्टनर कितना पैसा लेके आएगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। 2, अगर आने वाले पार्टनर का नाम सपोज सी है तो क्या करेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और जो पैसा वो एक्स्ट्रा लेके आएगा, यानी कि वो पैसा जो कि पुराने वाले पार्टनर्स का नुकसान है और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए लाएगा, वो पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से रिकॉर्ड होता है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बताइए यहाँ तक में कोई डाउट आ गया है क्या? कोई डाउट आना नहीं चाहिए साहब। ये है पहली एंट्री। अच्छा, ये जो प्रीमियम का पैसा है जो कि बिजनेस में भी आया है, भले पुराने वाले पार्टनर्स लेके जा नहीं रहे, बिजनेस में ही रहने दो, बट ये है किनका? अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसका क्या गारंटी है कि फ्यूचर में ये पैसा गलती से तीनों में ना बट जाए? तो इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए हम तुरंत इस पैसे को पुराने वाले के नाम पे डाल देते हैं। पुराने वाले के नाम पे डालने की क्या एंट्री होती है? इसको रिवर्स कर दो, ये है सेकंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और 2, सपोज पुराने पार्टनर्स का नाम है ए एंड बी, तो 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल, यानी पुराने वाले पार्टनर्स इसको आपस में बांट लेंगे। पैसे को नहीं, इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि भाई ये जो पैसा है ये हमारा पैसा है, नए वाले को नहीं मिलेगा। तो अब जो तीसरा केस आता है वो क्या है? तीसरा वाला केस है कि व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश या फिर चेक एंड मनी इज क्या, विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। यानी कि पुराने वाले पार्टनर्स ने अभी अभी ये तय किया है कि इस पैसे को गले में रख के छोड़ना नहीं है, अपना पॉकेट में रखो और घर ले जाके रख दो, समझे? तो उसमें क्या होगा? उसमें फिर से वही एंट्री होगी, कैश या फिर बैंक जो आएगा अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल का पैसा टू सीज कैपिटल अकाउंट और सी का प्रीमियम का पैसा, सी ने जो प्रीमियम का पैसा लेके आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है,
और उसके बाद ये पैसा सबसे पहले तो हम ओल्ड वाले पार्टनर्स के नाम पे डाल देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। अच्छा, ये जो पैसा हम लोग प्रीमियम का पैसा ए और बी के नाम पे डाल रहे हैं, तो कितना कितना डाल रहे हैं? मतलब जिसके हाथ जितना आ जाए उतना, या फिर जिसको जितना नुकसान होगा उतना? तो किसको कितना नुकसान होगा, कैसे बटेगा? अच्छा, आ गया ना काम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि ये जो प्रीमियम का पैसा बटेगा, अभी जो हमने इससे पहले भी बांटा था, वो इनमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। और अभी अभी क्या निर्णय लिया गया है कि ये पैसा बिजनेस में रखना नहीं है, पार्टनर्स लेके निकल जाएंगे। निकल जाएंगे मतलब फॉर्म नहीं छोड़ देंगे, पार्टनर्स लेके चले जाएंगे घर। तो इसके लिए जो है हमें तीसरी एंट्री डालनी होगी। वो तीसरी एंट्री ये हो जाएगी, अगर ए और बी अपना पैसा लेके चले जाते हैं, एंट्री क्या होगी? क्या हम उनका कैपिटल कम कर दें उतने पैसे से? हाँ, तो हम कम कर देंगे ए का कैपिटल और कम कर देंगे बी का कैपिटल। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कैश, यानी कि बिजनेस में से पैसा चला गया, या फिर बैंक। हो सकता है ये लोग कुछ पैसा लेके जाएं और बाकी यहाँ पे छोड़ दें, तो जितना पैसा लेके जाएंगे उसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देना और टोटल करके यहाँ टू कैश या बैंक लिख देना। तो ये था 3 केस। चौथा केस है वो ये है कि व्हेन गुडविल इज पेड इन काइंड। ऐसा ज़रूरी थोड़े है कि सबके पास सरप्लस पैसा पड़ा रहता। जिसके पास पैसा नहीं होता है वो लोग अपना कोई ज़मीन जायदाद, कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई और चीज़ लेके आ सकते हैं। इट इज़ अलाउड, अगर पार्टनर्स अलाउ करे तो उसके लिए क्या होगा, पहले कैश आ रहा था तो कैश लिख रहे थे, अब अगर कोई असेट आएगा तो वी विल राइट असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके बाद में ये प्रीमियम पुराने वाले पार्टनर्स बांट लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितना कितना बांट लेंगे भाई? जितना उनको अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से मिल जाए उतना। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें केस की तरफ। देख रहे हैं 5वां केस कहता है कि आने वाला जो पार्टनर है, नया वाला पार्टनर, उसके पास पूरा पैसा नहीं था गुडविल का। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि उसके पास पूरा कैपिटल का भी पैसा ना हो? ऐसा थोड़े होगा। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि उसके पास पूरा का पूरा गुडविल का पैसा नहीं है, तो या तो वो गुडविल का पैसा लाएगा ही नहीं, और अगर उसके पास कुछ पैसा होगा तो वो कुछ पार्ट पैसा, यानी कि कुछ हिस्सा गुडविल का लेके आएगा। तो हम लोग उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? देखिए मेरे साथ, ये है केस नंबर ई, यानी कि व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन पार्ट, या फिर नो मनी इज ब्रॉट फॉर गुडविल, नो मनी इज ब्रॉट फॉर गुडविल। हो सकता है कि आपको ये लिखा हुआ थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, लेकिन हमारे पास स्पेस कम है। देखिए साहब, पहली एंट्री क्या होगी? जो भी पैसा वो लेके आएगा उसको रिकॉर्ड कर लो, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, और टू सीज कैपिटल। अगर कुछ नहीं लाया है गुडविल के लिए तो एंट्री इतना ही होगा। अगर कुछ पैसा गुडविल के लिए लाया है तो यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देख लेना कि प्रीमियम के लिए कितना पैसा लाया है और वो यहाँ पे लिख देना। इसके बाद में सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, इस प्रीमियम को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज इट इज़, जैसा हम लोग करते आए हैं, यानी कि प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। लेकिन अगर कम पैसा लाया है तो कम ही चल जाएगा क्या? अगर पैसा कम लाया है तो कम ही चल जाएगा क्या? या कहेंगे कि भाई कैपिटल में से दो, कैपिटल में से मांगेंगे? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो पैसा वो लेके आया है गुडविल का उसको लिखेंगे यहाँ, जो पैसा वो नहीं लेके आया है उसको उसके कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे, लिखेंगे यहाँ, और उसको बांट लेंगे ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन साथ साथ लगातार चल रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या होगा? अगर क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन आना चाहिए था। क्वेश्चन क्या होगा कि अगर पुराने पार्टनर को उसका कॉम्पेंसेशन मिल जाता है, जो भी उसे नुकसान होता है उसे मिल जाता है, कौन देता है? नया पार्टनर। नए पार्टनर के साथ अगर किसी पुराने पार्टनर को भी फ़ायदा हो रहा है नए वाले पीएसआर में, तो वो भी नए वाले पार्टनर के साथ मिलके उस कॉम्पेंसेशन को पे करेगा। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। सारा का सारा काम आ गया। तो अगर नया वाला पार्टनर कॉम्पेंसेशन लेके आ रहा है, पुराने वाले को दे रहा है, तो नए वाले के रिस्पेक्ट से सोचिए कि आखिर नए वाले को फिर फ़ायदा क्या हुआ। अगर कॉम्पेंसेशन दे ही देगा तो फ्यूचर में उसको जो भी मिलेगा वो फ़ायदा कैसे हुआ? तो इसका आंसर मैंने पहले भी वीडियो में दिया था, इस वीडियो में नहीं, लेकिन आज फिर से आंसर सुन लो। वो आंसर क्या है कि गुडविल जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो आगे आने वाले 2-3 वर्षों के लिए कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 2, 3 और मैक्सिमम 4 ईयर्स। तो जब 2-3 सालों बाद जब गुडविल 2-3 सालों बाद जब प्रॉफिट होता रहेगा, तब जो पैसा आएगा वो सारे पार्टनर्स मिल के खाएंगे। लेकिन जो इमीडिएट फ्यूचर में जो पैसा आ रहा है वो पुराने वाले पार्टनर्स के लिए नुकसान है जो सी को मिलेगा, क्योंकि पुराने वाले पार्टनर्स का एफर्ट लगा था उसको कमाने में। तो इस गुडविल का हम लोग भुगतान पुराने पार्टनर्स को कर देते हैं, लेकिन जब फ्यूचर में यानी ये 2-3 वर्ष जब बीत जाएगा और उसके बाद जब प्रॉफिट होगा तो वो सारे पार्टनर्स में बटेगा। इस तरीके से आने वाले पार्टनर को भी फ़ायदा पहुँचेगा। शुरू के 2-3 वर्षों में फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद में फ़ायदा होता रहेगा। बताइए ये वाला डाउट क्लियर है क्या? अब अगर इतना डाउट क्लियर है तो एक लास्ट टॉपिक इसमें बच रहा है गुडविल में। वो क्या है? देखिए मेरे साथ, हम लोग अब बात कर रहे हैं उस गुडविल के बारे में जो पहले से आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट में कोई ना कोई गुडविल दिखता रहे हमेशा, नहीं। AS26 जो कि अभी आपने पढ़ा नहीं है और आप अभी पढ़ेंगे भी नहीं, आप इसे तब पढ़ेंगे जब आप CA इंटरमीडिएट में जाएंगे। AS26 के अनुसार जो भी गुडविल हमारी बैलेंस शीट में दिख रहा होता है वो परचेज्ड गुडविल होता है, यानी वो गुडविल जो आपने किसी दूसरे फॉर्म से पैसा दे के परचेज़ किया। क्लियर है? तो उसी गुडविल को अलाउड है बैलेंस शीट में दिखाना। इसका लॉजिक वहाँ पे बताया जाता है, आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन उस गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना, अगर नया वाला पार्टनर आ रहा है और सारे लोग मिलके, यानी कि बेसिकली पुराने वाले पार्टनर्स ये तय करते हैं कि भाई उस गुडविल को रखा जाए तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदल जाएगा। अगर ये तय करते हैं कि उस गुडविल को बैलेंस शीट में से निकाल दिया जाए तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदल जाएगा। और हम लोग को वही दोनों चीज़ अभी देखना है। देखिए मेरे साथ, तो एग्जाम्पल से दोनों केसेस को समझने वाले हैं हम लोग। देखिए मेरे साथ, सपोज़ A और B दो पार्टनर्स हैं जो कि 1:1 में प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं। बैलेंस शीट में दिखने वाला गुडविल फ़िलहाल 90,000 का दिख रहा है, और नए पार्टनर के आने पे जब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है उसको फ्रेश वैल्यूएशन बोलते हैं। तो वो गुडविल कितना है? वो गुडविल जो है फ्रेशली कैलकुलेटेड गुडविल जो है वो 1,20,000 का। ये हम लोग एग्जाम्पल बना रहे हैं। अब जो है एक नया पार्टनर फर्म में आना चाहता, C wants
टू बी एडमिटेड फॉर 1/3 यानी 1/3 हिस्से के लिए। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। उस हिसाब से जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा फ्यूचर में सी के आने से, वो कितना हो जाएगा 1:1:1। ठीक है बात। देखिए सबसे पहला केस देख रहे हैं, जब हम लोग चाहते हैं कि जो गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है वो ना दिखे, यानी उसको राइट ऑफ करेंगे। यानी कि जब गुडविल को राइट ऑफ करना चाहते हैं तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं। बैलेंस शीट में जो गुडविल दिख रहा है, लाइबिलिटी साइड दिख रहा होगा कि एसेट साइड दिख रहा होगा, असेट साइड दिख रहा होगा, उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब हटाना है। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। कितना, ये 90,000। ये जो गुडविल है, कौन सा गुडविल है, ये वो गुडविल है जो कि फर्म ने पैसे दे के खरीदे थे। जरा बताइए कि ये खर्चा किसके सर मर देना चाहते हैं आप, मतलब इस खर्चे को किसके सर पे आप फोड़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली पुराने पार्टनर्स के सर पे ये फूटना चाहिए। पुराने पार्टनर्स के सर पे जब आप कोई खर्चा या नुकसान फोड़ेंगे, उनका कैपिटल बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए साहब, कैपिटल जब कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, इनके पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 1:1 में। ये है पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, दूसरी एंट्री वो हो जाएगी जो ये सी जो है गुडविल का पैसा लेके आएगा। सी कितना लेके आएगा, सी लेकर के आएगा 1,20,000 का 1/3 कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, 1,20,000 का 1/3। क्योंकि ये जो 1,20,000 फ्यूचर में जो मुनाफा होगा उसमें से क्या सारा का सारा सी का हो जाएगा, नहीं, उसमें से 1/3 सी का होगा। तो वो लेके भी कितना आएगा, कॉम्पेंसेशन 1/3 यानी कि 40,000। और कौन लोग इसे बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, और इसे पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे। इस प्रीमियम को हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। कितना कितना बांट दें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटो ना। एस कैपिटल अकाउंट, ये हो गया बीज कैपिटल अकाउंट, 20,000 20,000। क्लियर है बात यहाँ तक। अब जो है सेकंड केस देखना। सेकंड केस में क्या करना है भैया कि जो क्या हम लोग इसको रब कर सकते हैं, अच्छा छोड़ो। सेकंड केस में क्या करना है कि ऐसा तय किया जा रहा है कि भाई इस गुडविल को हम लोग को बैलेंस शीट में रख लेना है, हटाना नहीं है। उस केस में क्या किया जाता है, डिफरेंस का एडजस्टमेंट किया जाता है। किन दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस, बैलेंस शीट में दिख रही गुडविल का डिफरेंस किसके साथ, नई यानी फ्रेशली कैलकुलेटेड गुडविल के साथ। बैलेंस शीट में दिखने वाली गुडविल 90,000 है, फ्रेशली कैलकुलेटेड गुडविल 1,20,000 है। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 30,000। और इस 30,000 का हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं कब, जब इस बैलेंस शीट में गुडविल को, पहले से जो गुडविल आ रही थी उसको रख लिया जाता है, यानी राइट ऑफ नहीं किया जाता। तो करते क्या है, इस 30,000 का 1/3 लेते हैं, कितना आ जाएगा 10,000। तो ये जो आने वाला पार्टनर है, क्या ये वाली एंट्री होगी जिसमें गुडविल को राइट ऑफ किया जा रहा, नहीं, सीधे सेकंड एंट्री होगी, या यहाँ पे इसी को फर्स्ट एंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे, नया पार्टनर कैश या बैंक के जरिए पैसा लेके आएगा, कितना, 30,000 का 1/3 10,000। इसे हम कहते हैं प्रीमियम, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। और इसे पुराने वाले पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, प्रीमियम फॉर
गुडविल 10,000 टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। क्लियर है? यहाँ कैपिटल आएगा किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये है सारा का सारा चर्चा। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को कहते सुना था कि जो ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम लोग कि ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मैंने कुछ लोगों को कहते सुना था। मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि इस वाले मेथड में जो नया वाला पार्टनर है वो जो गुडविल का पैसा लेके आएगा वो ज़्यादा लेके आएगा, और इस वाले मेथड में जो गुडविल का पैसा लेके आएगा नया वाला पार्टनर वो कम लेके आएगा। तो आज मैं ये भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन देके। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ज़रा देखिए। सबसे पहली बात कि हम लोग ए को बेस बना के आगे बात करेंगे। ए का कैपिटल यहाँ पे डेबिट किया हुआ है 45,000 से, और कहीं ए नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ ए है। ये ए का कैपिटल 45,000 से यहाँ डेबिट किया हुआ है, और ये ए का कैपिटल यहाँ पे 20,000 से क्रेडिट किया हुआ है। अगर नेट हम लोग बात करें कि नेट क्या किया हुआ है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको रब कर देते हैं। और क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो ए का कैपिटल है वो नेट 25,000 से डेबिट किया हुआ है। एज कैपिटल इज डेबिटेड बाई 25,000। ये हम लोग नेट में बात कर रहे हैं, नेट, ग्रॉस में नहीं, नेट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का कैपिटल कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा ए का कैपिटल। यहाँ कितना आएगा साहब, पहले ये बता दीजिए। ये 5-5 हज़ार बढ़ जाएगा। यहाँ पे ए का कैपिटल 5,000 से क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन इस एंट्री का एक दूसरा साइड भी है। वो दूसरा साइड देखते हैं क्या है। ये आप याद रखिएगा कि ये 5,000 से क्रेडिट किया हुआ। देखिए मेरे साथ, हम लोगों ने इस मेथड में किया क्या है, बैलेंस शीट में गुडविल को रख लिया है। यानी कि हमारी गुडविल इस बैलेंस शीट में कितनी दिख रही होगी? 90,000। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग या ये सब वगैरह वगैरह, ये सब डेप्रिशिएट किया जाता है हर साल। गुडविल को भी डेप्रिशिएट किया जाता। डू यू नो? गुडविल को जब डेप्रिशिएट करते हैं तो उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन की जगह एमोर्टाइजेशन। तो जब गुडविल को एमोर्टाइज किया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जब एमोर्टाइजेशन डाला जाएगा गुडविल का, कितना से 90,000 से आगे आने वाले 2-3 वर्षों में, या जितने भी वर्ष में डालें, 90,000 पूरा का पूरा एक दिन प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। बताइए हाँ कि ना? तो जो लोग हाँ कह रहे हैं वो लोग आगे सुनिए। अगर ये 90,000 धीरे 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 प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000 रुपये से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट 90,000 रुपये से कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये खर्चा कहीं ना कहीं भविष्य में जो सारे पार्टनर्स हैं, ओल्ड एज वेल एज न्यू पार्टनर, सबके मत्थे आएगा ये 90,000 का खर्चा, जब ये धीरे 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 एमोर्टाइज होगा। तो ये एमोर्टाइज होने के साथ साथ क्या आप ऐसा देखेंगे कि ये 90,000 ए में 30,000, बी में 30,000 और सी में 30,000 गया है? यानी कि ए, बी और सी के कैपिटल को कम कर देगा 30,000 से, अकॉर्डिंग टू 1:1:1। तो अगर यहाँ पे नेट में बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस 90,000 के कारण ए का कैपिटल 30,000 रुपये से कम हो रहा है। और अभी आपने कहा था कि ए का कैपिटल 5,000 रुपये से वहाँ बढ़ा हुआ था। क्या इसका नेट इम्पैक्ट यही होगा क्या जो हमने यहाँ लिखा है? एज कैपिटल इज डेबिटेड बाई 25,000 नेट।
आई होप आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। डाउट आने का सवाल ही नहीं है। अगर कोई सवाल फिर भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको लिखना होगा यूनिक लर्निंग 06। साहब अगर दो चीज़ हो तो बात ही क्या है, एक तो मोटिवेशन और दूसरा एजुकेशन, और दोनों मिलेगा आपको यहाँ सब्सक्राइब दबाने से। नमस्कार, आप देख रहे थे यूनिक लर्निंग। मेरा नाम है आयुष मोदी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।